हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस अपने आगे का पार्ट। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखकर इसे कंटिन्यू करें, तब ये समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड जेईई के लिए। बोर्ड में हर बार एक क्वेश्चन आता है और नीट और जेईई में भी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। आप लोगों ने पक्का ये 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, बस वही मैं एक बार इसको बेसिक जो है इसको रिपीट कर देता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? मान लीजिए मुझे निकालनी है किसी सब्सटेंस की मोलैरिटी ऑफ, मैं इसको m से नोट कर रहा हूँ, स्मॉल m से मोलैरिटी को, और a। तो क्या करेंगे, वेट ऑफ a इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ a इंटू वॉल्यूम गिवन। मोलैरिटी को हम वॉल्यूम के टर्म्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं हल्का यहाँ पर आपको मोलैरिटी भी बता देता हूं। मोलैरिटी क्या करेंगे, वही सेम, मान लीजिए मोलैरिटी ऑफ ये निकालनी है मुझे, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या करेंगे, वेट ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए इनटू वेट गिवन। इसमें वेट दिया जाएगा किसमें, मोलैलिटी में, एंड मोलैलिटी में आपको वॉल्यूम दी जाएगी। ठीक है, बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। ये इसका फॉर्मूला है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, यही आपको काम आएगा। बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, आप इसे देखेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स, कोचिंग मॉड्यूल्स में, बुक्स में, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है, जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, तो आप ये नहीं देखेंगे कितने तरीके से लिखा हुआ है, ये देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो ये आपको बहुत आसानी रहेगी इससे सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी कई मॉड्यूल्स में, कई बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, कुछ में लैंग्वेज लिख दी है यहाँ पर केवल, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा। जब उसकी एप्लीकेशन की बारी आएगी ना, क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व करने के लिए, तब यही फॉर्मूला काम आएगा। लास्ट में आपके टीचर्स भी इसको ड्राइव कराते हैं, मैंने लास्ट डायरेक्ट लिखवा दिया है, और यही सबसे बेस्ट है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। थर्ड नंबर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जैसे इसको बोलते हैं, जेड से नोट कर रहा हूं मैं इसको। तो क्या करेंगे, जो आपका मोलर मास है और जो गिवन वेट है, उसको n से, n फैक्टर आप लोग जानते होंगे, n फैक्टर जो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे निकलते ग्राम इक्विवेलेंट्स। और एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये भी होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। इसको ये भी कर सकते हो। ठीक है, बात वही आएगी लौट के। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मास परसेंटेज बता देता हूं मैं। मास परसेंटेज सपोज वही ए का निकालना है, तो वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट इंटू 100। ये तो वही सिंपल जो हम परसेंटेज निकालते हैं वही करना है। एंड एक और देख लीजिए, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। इसमें क्या करते हैं, वही मान लीजिए ए के लिए निकालना है, तो वेट ऑफ ए अपॉन, सॉरी
weight of A upon total weight given into 10 to the power 6, 10 raised to the power 6 पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको, जो यहाँ पर 10 to raised to the power 6 मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, चलिए ये हो गए हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स। ये आपने 9th में, 10th में, 11th में और अब 12th में फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर भी आपके लिए। देखिए, मोलैरिटी में क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम गिवन रहेगा, काफी फॉर्मूला लिखवा दिया। मोलैरिटी में वॉल्यूम है, मोलैरिटी में वेट है। ठीक है, मास परसेंटेज सिंपल मैंने बता दिया। नॉर्मेलिटी में मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर और पार्ट्स पर मिलियन में 10 टू द रेज़ टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, हेडिंग लिखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक दूसरे का घुल मिल जाना उसमें। सिंपल, जैसे मान लीजिए मैंने ए सोल्यूशन लिया, ये पहले मैं पानी की बात कर रहा हूं, ये ए बीकर है, ये बी बीकर है, इसे मान लीजिए व्हाइट सोल्यूशन है फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट सोल्यूशन या फिर ऐसा लिख दीजिए कलरलेस सोल्यूशन है, जो पानी है तरीके से। चलिए, पानी सोल्यूशन है, और ये है पिंक सोल्यूशन डी। इन दोनों को मैं आपस में मिक्स करूंगा। जो चीजें आपस में मिक्स हो सकती हैं उसको बोलते हैं मिक्सेबल। मिक्सेबल या फिर आप लोग अपनी याद रखने के लिए बोलते हैं मिक्सेबल। मैं ऐसे याद करता था, मिक्सेबल मतलब मिक्सेबल और इमिक्सेबल, क्योंकि जब नए नए टर्म्स आते हैं ना तो हम लोग एग्जाम में जाके भूलते हैं, कहीं नहीं भूलेंगे इसको। इमिक्सेबल, वहां कंफ्यूजन होता है। इमिक्सेबल मतलब इमिक्सेबल, जो मिक्स नहीं हो सकते आपस में। ठीक है, तो मैं जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक पिंक कलर का सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये कलरलेस है, ये पिंक है। ठीक है, दोनों को मिला के मान लीजिए, चलिए सी बी का बना देता हूँ, सी बी का। तो यहाँ पर लास्ट में मुझे फाइनल सोल्यूशन जो मिलेगा वो पिंक कलर का ही मिलेगा। अब मैं मान लीजिए इस गैस को, सॉल्यूशन को, वाटर मान लीजिए, यहाँ वाटर था, ये पिंक सॉल्यूशन था, ये पानी था, इसको मैं रिप्लेस कर दूं गैसेस से। तो गैसेस भी जस्ट लाइक वाटर कैन बी मिक्स्ड विद ईच अदर और कैन बी मिक्सेबल। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गैस भी जैसे पानी मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन मिक्स हो जाते हैं, गैसेस भी मिक्स हो सकती हैं। और जो गैसेस या सॉल्यूशन, मैं बस इसको बता देता हूँ आगे आया टॉपिक। तो मान लीजिए सॉल्यूशन है, मैंने इसको यहां हीट किया, मैं इसको हीट दे रहा हूं, ये सुपर सॉल्यूशन है मान लीजिए। तो अगर ये हीट करने के बाद वेपर्स बनाएगा, वेपर जानते हैं ना, भाप, तो इस लिक्विड को बोलेंगे वॉलेटाइल लिक्विड। क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, और एक आएगा नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, जो हीट करने पर आपको वेपर्स नहीं देगा, इसको बोलते हैं हम नॉन वॉलेटाइल। ये वेपर नहीं देगा, ठीक है, और ये वेपर, यहां लिखता हूं वेपर देगा। कौन सा, वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड वेपर देगा, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड वेपर नहीं देगा। ओके, चलिए अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को डिफाइन करने के लिए एक लॉ दिया गया है, उसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर में प्रेशर लिखिए, द प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to mole fraction of gas। मोल फ्रैक्शन से याद आया, कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ना भूल गए, वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं इसको यही कवर कर देता हूँ, पहले आप इसको इतना कर लीजिए। द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेनरीज लॉ। इसको लिखते कैसे हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसा जस्ट लाइक एक्स, इसको ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ आएगा
हेनरीज कांस्टेंट, और जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंपटीशन में एक असर्शन रीजन या फिर रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, जब हमें चूज द राइट वन या चूज द ऑड वन आउट करना होता है तो इससे एक स्टेटमेंट हर बार बनता है, के एच हायर द के एच, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। हालांकि ये कांस्टेंट है, लेकिन इससे इसकी वैल्यू डिफाइन होती है जब उसको न्यूमेरिकली पढ़ते हैं जब। ठीक है, इतना देखिए। अब मैं आपको पहले मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, फिर आगे इसको बताऊंगा। ठीक है, पहले मोल फ्रैक्शन समझ लीजिए आप लोग। तो हम लोग समझ लेते हैं मोल फ्रैक्शन। कंसिडरेशन टर्म्स में कंटिन्यू रहेगा, ये पहले रह गया था बताना। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका साइन होता है ये, काई बोलते हैं इसको, काई ऑफ ए। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। कई लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को टी भी लिखते हैं, एन टी, नॉट टी, इट विल बी एन टी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को आई होप आता होगा निकालना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मान लीजिए ए ही निकालना है, क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास, ये गिवन रहता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसको यहाँ पे बी कर देंगे तो मास अपॉन मोलर मास से जो भी जाएगा बी का, उससे एन बी भी निकल जाएगा। एन बी निकालेंगे, मास या तो गिवन रहता है अपॉन मोलर मास ऑफ बी। यहाँ पर मोलर मास किसका रखेंगे, बी का रखेंगे, यहाँ पर मोलर मास ए का रखेंगे। एन ए और एन बी की वैल्यू आ गई, एन ए यहाँ रखेंगे, एन ए प्लस एन बी यहाँ रखेंगे, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको काई ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी ऊपर आ जाएगा, ताकि एन ए प्लस एन बी या फिर एन टी कुछ लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये था मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग वापस आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी में क्या रहेगा, हम लोगों ने इतना तो समझ ही लिया था कि P इज इक्वल टू के एच इंटू काई, या फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा साइन हटाने पर के एच, के एच को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या था, हेनरीज लॉ। ठीक है, ये भी बता दिया था मैंने कि के एच जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी तब भी उतनी ही कम होगी। इनवर्स का रिलेशन होता इनका। ठीक है, ये था सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल स्टार लगा कर पढ़ाएंगे, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू काई ए। पी बी अभी सब समझाऊंगा क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या है क्या नहीं है, काई बी और एंड, पहले यहाँ देखिए काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ से आया है। ये पहले इतना देखिए आप। अब क्या है, पी ए नॉट जो है वो है प्रेशर इन प्योर स्टेट, और ये है ऑफ ए, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ का कहता है कि पार्शियल प्रेशर
partial pressure. Partial pressure of A is equals to the mole fraction of A multiplied by the pressure in that pure state. Similarly, partial pressure of B is equals to PV naught into chi B. ठीक है, ये कहता है राउट्स लॉ। ऐसे हम लोग उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखते हैं, मतलब अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ ए का तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं y से नोट कर देता हूँ, y ऑफ ए कुछ भी नोट कर सकते हैं, इसको y से नोट कर देता हूँ, पहले काई लिख दूंगी तो पी ए नॉट काई ए अपॉन पी बी नॉट काई बी प्लस पी ए नॉट काई ए। वही सिंपल सेम कंसेप्ट है जो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकालने टाइम लगाया था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। जैसे मुझे नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली वही किया है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इसको आगे लिख लीजिएगा, इन वेपर फेज में निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। टोटल प्रेशर कौन सा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअली बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअली ए, ये है। मैं इसको एक बार रब करके ऊपर और लिख देता हूं। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, इसको मैं कंपेयर करा देता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इक्वल्स टू partial pressure of A upon partial pressure of A plus partial pressure of B। ठीक है, मैं आपको लास्ट लाइन से जो लास्ट पेज में लिखा था उससे मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि A is equals to पी ए नॉट का ये होता है, पी बी is equals to पी बी नॉट का भी होता है। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ A is equals to प्रेशर ऑफ A in its pure state into mole fraction of A। ठीक है, और PT इज इक्वल्स टू होता है पी ए प्लस पी बी। यहाँ नॉट नहीं आएगा, बता रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। PT टोटल पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, इतना क्लियर है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एक आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक, वेपर प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड टू मूव आउट एज अ वेपर। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। अब वेपर प्रेशर होता क्या है, भाप बन जाना। भाप कब बनेगी ज्यादा से ज्यादा, सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन सबसे पहले टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तेज तेज भागेंगे इधर उधर, लाइक दैट। ये मान लीजिए बीकर के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है और मैंने टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, तो यहाँ पर रैंडम मॉलिक्यूल्स और तेजी से मूव करने लगेंगे। ठीक है इधर उधर, और इससे क्या होगा, जो वेपर्स हैं वो और इजीली स्केप आउट हो पाएंगे सॉल्यूशन से। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी,
और मॉलिक्यूल ज्यादा इजीली एस्केप आउट हो पाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसको ए बना देता हूँ क्योंकि 1 मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, दूसरा करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड। मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसका वेपर प्रेशर ना ही कम होगा। वही जो मैंने भी समझाया था, टेम्परेचर ज्यादा करने पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही थी तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। पर यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स के, वही एग्जांपल लेता हूँ, बीकर के अंदर ये पानी भरा हुआ है मान लीजिए, अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनकी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब ये जब आपस में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से, तो ना ये टूट पाएंगे, इनके बीच में बॉन्ड ना ही टूटेगा और ना ही मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट हो पाएंगे, तो वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। और टेम्परेचर में इसका उल्टा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूट रहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी और मॉलिक्यूल्स अच्छे से मूव कर रहे थे। ठीक, तो ये था वेपर प्रेशर के बारे में। और एक मैं आपको बता देता हूं, जो हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ, उसके अंदर जब हम प्लॉट बनाते हैं ना पी और काई का, जैसे ये था P is proportional to chi, P is equals to KH into chi, P और काई के जब ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, चलिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।